ऑनलाइन एक डिजिटल उत्पाद बेचना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको वह सब कुछ बताना चाहता हूं जो आपको जानना चाहिए एकदम शुरुआत से, जब आपके पास कोई आइडिया भी नहीं है, से लेकर सही आइडिया कैसे खोजें, उत्पाद कैसे बनाएं, उत्पाद को कैसे पैकेज करें और अंततः उत्पाद को ऑनलाइन कैसे बेचें। और डिजिटल उत्पादों के 6 मुख्य लाभ होते हैं जो भौतिक उत्पादों की तुलना में बेहतर हैं, तो हम उन लाभों के बारे में भी बात करेंगे। मैं आपको 8 उदाहरण दूंगा ताकि आपके दिमाग में अलग-अलग डिजिटल उत्पादों के विचार आ सकें जिन्हें आप बेच सकते हैं। फिर हम 2 मुख्य तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनसे आप इन्हें ऑनलाइन बेच सकते हैं। साथ ही 3 ऐसे तरीके भी बताएंगे जिनसे आप उस उत्पाद का मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरा लक्ष्य यह है कि आपके लिए अपना व्यवसाय शुरू करना और जल्द से जल्द मुनाफा कमाना जितना आसान हो सके उतना आसान बना दूं। मैं आप सभी से बहुत सारी सफलता देखना चाहता हूं और सच कहूं तो जैसा कि मैंने कहा, कोई भी यह कर सकता है। इसके लिए आपको कोडिंग में डिग्री की जरूरत नहीं है। असल में आपको किसी भी तरह की शिक्षा की भी जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसे कोई भी व्यक्ति जिसके पास लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन है दुनिया में कहीं से भी कर सकता है, जो कि वाकई रोमांचक है। डिजिटल उत्पाद व्यवसाय शुरू करने के लिए इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा। ये बस शुरुआत करने के लिए इतनी सारी टूल्स उपलब्ध हैं और ऑनलाइन इतने सारे ग्राहक हैं जो अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए आपके उत्पादों में से कोई एक खरीदना चाहते हैं। और स्पष्ट कर दूं, ये कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जाकर कोई लॉटरी टिकट या कोई क्रिप्टो मीम कॉइन खरीद लीजिए। ये एक ऐसा व्यवसाय बनने जा रहा है जिसमें अगर आप मेहनत करें, अगर आप इस वीडियो में कही गई हर बात को ध्यान से सुने और खुद को पूरी तरह से इसके लिए समर्पित करें, मेरा मतलब है सच में, चाहे आप हफ्ते में 10 घंटे दें, 1 घंटा दें या 40 घंटे दें, ये इस पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना समय है। लेकिन अगर आप सच में ऐसा करते हैं, लक्ष्य तय करते हैं और 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक ऐसा करते हैं, तो आप जबरदस्त सफलता हासिल कर सकते हैं। मैंने लोगों को ऐसा करते हुए देखा है और मैं चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कर सकें। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी स्तर से। अध्याय 1, एक डिजिटल प्रोडक्ट बेचने के मुख्य फायदे क्या हैं जब इसकी तुलना फिजिकल प्रोडक्ट से की जाए। और ध्यान रखें, एक डिजिटल प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जिसे डाउनलोड किया जा सके। इसका मतलब है कि आपको कुछ भी शिप नहीं करना पड़ता। तो यह पहला फायदा है, आपको कोई इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है। फुलफिलमेंट अपने आप हो जाता है। तो अगर कोई ऑर्डर करता है और आप सो रहे हैं तो उन्हें तुरंत उनका गाना, उनका पीडीएफ मिल जाता है। जो भी चीज वे असल में खरीद रहे हैं वह उन्हें तुरंत मिल जाती है, जिससे आपके लिए एक विक्रेता के रूप में यह काफी आसान हो जाता है। चौथा फायदा, और यह बहुत बड़ा है, इसमें मार्जिन काफी बेहतर होते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे एक व्यक्ति को बेचते हैं या 1000 लोगों को बेचते हैं, तो उन सभी अतिरिक्त लोगों के लिए आपको कोई अतिरिक्त लागत नहीं आती। शायद सिर्फ वेबसाइट पर अतिरिक्त विजिट्स की लागत हो सकती है, लेकिन बहुत सी वेबसाइट्स इसके लिए भी आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेंगी। तो ये चीज फिजिकल प्रोडक्ट्स की तुलना में बेहद फायदेमंद है, जहां हर एक प्रोडक्ट की एक लागत होती है, उसकी शिपिंग लागत भी होती है, उसमें आप जानते हैं श्रम लागत भी होती है। डिजिटल प्रोडक्ट्स में ये सब नहीं होता और यही मुझे 5वें फायदे पे लाता है, जो है कि इसे स्केल करना बहुत आसान है। अगर आप कल्पना करें कि आप कोई ऐसी चीज बेच रहे हैं जैसे कोई छोटा सा खिलौना जिसे लोग खरीदते हैं और वह वायरल हो जाता है, तो उस डिमांड को पूरा करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और अंततः आप कुछ कमाई से चूक जाएंगे। और अंत में छठा फायदा यह है कि आप इसे दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जब तक आपके पास एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन है, आप थाईलैंड में किसी झूले पर भी आराम कर सकते हैं। आप न्यूयॉर्क सिटी में भी हो सकते हैं। तो एक बार फिर इस वीडियो को अध्यायों में बांटते हुए, अध्याय 2 है सोचना कि आप वास्तव में किस तरह का प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। हमें सबसे बुनियादी स्तर से शुरू करना होगा और सोचना होगा कि हम किस चीज में अच्छे हैं। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि एक सूची बनाएं, एक छोटी सी तालिका बनाएं जिसमें एक कॉलम में वे सभी निट्स हों जिनमें आप हैं। ये आपकी रुचियां हैं, ये आपके शौक हैं, ये वे चीजें हैं जिन्हें करने में आप अपना समय बिताते हैं। और दूसरा कॉलम उन चीजों का है जिनमें आप अच्छे हैं। हो सकता है कि आप गणित में अच्छे हों, आप कोडिंग में अच्छे हो सकते हैं या नहीं, बहुत कम लोग कोडिंग में अच्छे होते हैं। हो सकता है कि आप ड्राइंग में बहुत अच्छे हों, हो सकता है कि आप संगीत बजाने में अच्छे हों जिसमें आप अच्छे हैं। चाहे आपको वह पसंद न भी हो, बस वे चीजें जिनमें आप अच्छे हैं और वे चीजें जो आपको करना पसंद है। जो चीजें पसंद है इसमें रचनात्मक बने। अगर आपके पास बहुत सारे शौक नहीं भी हैं तो भी हो सकता है कि आपको हाउस प्लांट्स पसंद हो सकता है कि आपको यूट्यूब या टिकटॉक पर किसी खास तरह का कंटेंट देखना पसंद हो सकता है कि आपको खाना बनाना पसंद हो सकता है कि आपको बस व्यवस्थित रहना पसंद हो। जितना हो सके इस सूची को उतना ही गहराई से बनाएं। ये अगले चरण में आपकी मदद करेगा और ये एक अच्छा मौका है कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके इस प्रक्रिया को और बेहतर बना सकते हैं। तो आप अपनी सारी जानकारी इसमें डाल सकते हैं और कह सकते हैं, ठीक है, मुझे इनमें रुचि है, क्या आप मुझे कुछ और आइडियाज दे सकते हैं जिनमें मुझे रुचि हो सकती है। और यह आपको कई तरह की चीजें सुझा देगा। शायद उनमें से बहुत सी चीजों में आपकी रुचि न हो, शायद उनमें से कुछ के बारे में आप सोचें, अरे हाँ, मुझे तो ये पसंद था या मैं इस अच्छा हूं। और ये मददगार हो सकता है क्योंकि मुझे लगता है कि अक्सर जिन चीजों में हम अच्छे होते हैं
या कम से कम दूसरों से बेहतर होते हैं, हम उन्हें अपने दिमाग में कम आंक लेते हैं, है ना? तो शायद आपके कॉलेज डिग्री के अलावा बाकी सब चीजों के बारे में आप सोचते हैं, हाँ, लेकिन ये तो हर कोई करता है और आप सच में उसे कम आंकते हैं और खुद को उसका श्रेय नहीं देते। उदाहरण के लिए, जैसे कि अपनी पैंट्री को व्यवस्थित करना, या आपकी लिखावट दूसरों से बेहतर है, या शायद आप टमाटर उगाने में वाकई अच्छे हैं जो आपके दोस्तों और पड़ोसियों के मुकाबले बड़े और ऊंचे पौधे होते हैं। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें मैं सच में इस सूची में लिखने की सलाह दूंगा। अब तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम वास्तव में सोचेंगे कि हम किस तरह का उत्पाद बेचना चाहते हैं। तो उत्पादों की बात करें, मैं आपको यहाँ 8 उदाहरण देने जा रहा हूं ताकि आप यह सोचना शुरू कर सकें कि आप किस तरह के डिजिटल उत्पाद बेच सकते हैं। ये किसी भी तरह की कला हो सकती है, जैसे कि अगर आप संगीतकार हैं तो गाने। ये तो मैं कहूंगा कि एक काफी स्पष्ट उदाहरण है। कला तो ये हो सकता है कि आप डिजिटल आर्ट बेच रहे हो, शायद ये फोन या लैपटॉप के वॉलपेपर हो सकते हैं। शायद आपके पास कोई पेंटिंग है जिसे आप डिजिटल रूप में बेचने के लिए तैयार कर रहे हैं। शायद आप एक ग्राफिक डिजाइनर के रूप में, जैसे कि आप जानते हैं, एडोबी या किसी और सॉफ्टवेयर पर कुछ बना रहे हैं। ये बस एक ई बुक भी हो सकती है। तो अगर आपको किसी चीज में अच्छी जानकारी है और आप बस एक छोटी सी, मान लीजिए 40-50 पेज की ई बुक बनाना चाहते हैं और उसे बेचना चाहते हैं, शायद ये एक कुक बुक हो सकती है। आप इसे एक पीडीएफ, एक ई बुक के रूप में बेच सकते हैं और वीडियो में आगे हम जिन टूल्स को दिखा रहे हैं उनके साथ यह आसानी से किया जा सकता है। यह ऐसा है जिसे आप अपने खाली समय में बना सकते हैं। इस कुकबुक पर काम करें, इसमें तस्वीरें जोड़ें और इसे इस तरह से तैयार करें। किसी भी तरह की ई बुक, सच कहें तो किताबों की कोई सीमा नहीं है। कोई भी चीज जो एक भौतिक किताब है, आप सोच सकते हैं, ठीक है, आप इसे एक ई बुक के रूप में बना सकते हैं, पूरी लंबाई की या बहुत छोटी भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आप जानते हैं, ये जरूरी नहीं कि 300 पेज की हो। आप 20 पेज की एक ई बुक बना सकते हैं और वह बहुत से लोगों के लिए बहुत मूल्यवान हो सकती है। और शायद आप इसे $5 में बेच रहे हैं और यह लोगों की कोई समस्या हल कर देती है, तो यह निश्चित रूप से बहुत व्यावहारिक हो सकता है। नंबर 4, ये वाकई में बहुत बड़ा है, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर। और अगर आप कोडिंग में अच्छे हैं तो ये बहुत बढ़िया है। अगर आप नहीं हैं, मेरा मतलब है, तो अब तक का सबसे अच्छा समय है जब गैर कोडर्स भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आप बहुत सारे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके इसे अपने लिए तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर का अच्छा आइडिया है और छोटा प्रोग्राम है जो आपको उपयोगी लगता है, शायद ऐसा है जिसे आप डाउनलोड करते हैं और ये आपको साइबर सिक्योरिटी में मदद करता है, जैसे कि जब आपके लैपटॉप पर कुछ और डाउनलोड होता है तो उसे ट्रैक करता है। शायद इतना सरल है जैसे कि आपकी ईमेल को व्यवस्थित करना, छोटा सॉफ्टवेयर जो इसमें आपकी मदद कर सके। ईमानदारी से कहूं तो यह पूरी सूची में सबसे कठिन हो सकता है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से बहुत संभावनाएं हैं। बिल्कुल, जो भी चीज आप सिखा सकते हैं, जैसे कि किसी चीज को कैसे करना है, उस पर वीडियो सीरीज या फिर कोई भी चीज जिसमें आप अच्छे हैं। अगर आप इसे कोर्स के रूप में बेचना चाहते हैं तो वह भी निश्चित रूप से एक डिजिटल प्रोडक्ट ही है। ओह, और नंबर 6, ये वाकई में बहुत बड़ा है। ये शायद मेरी पसंदीदा चीज है यहाँ पर। ये किसी भी तरह का टेम्पलेट हो सकता है। तो अगर आप नोशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप नोशन टेम्पलेट्स बना सकते हैं। जैसे थॉमस फ्रैंक, वह ये कर रहे हैं, अपने नोशन टेम्पलेट्स बेच रहे हैं और ये उनके बिजनेस का पिछले, मेरा ख्याल है, 3 सालों से एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। वास्तव में यह एक डिजिटल प्रोडक्ट ही है। वो बस एक टेम्पलेट बेच रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसे बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं और आपने उसमें एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना दिया है, तो आप उनका घंटों का समय बचा रहे हैं और इसकी कीमत शायद सिर्फ $10 या कुछ ऐसी ही होगी। बहुत सारे लोग इसके लिए तैयार होंगे। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ नोशन ही हो, ये वन नोट हो सकता है, ये एक्सेल हो सकता है, ये कोई भी तरह का टेम्पलेट हो सकता है जो आप बना रहे हैं। शायद आप सिर्फ रिज्यूमे टेम्पलेट्स बना रहे हैं, शायद आप बिजनेस कार्ड टेम्पलेट्स बना रहे हैं। आप इन्हें कैनवा में भी बना सकते हैं। कुछ भी जो आप बना सकते हैं जिस पर आप थोड़ा समय लगाते हैं और आपको लगता है यह एक अच्छा लेआउट है, ये वाकई उपयोगी है और बहुत से लोग इसे चाह सकते हैं, वह एक परफेक्ट डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है। नंबर 7, किसी भी तरह का थीम। तो अगर आप थीम्स बना रहे हैं, मान लीजिए शॉपिफाई या वर्डप्रेस के लिए, और फिर निश्चित रूप से नंबर 8, कुछ भी जो प्रिंटेबल हो, तो ये बस एक सामान्य लेआउट हो सकता है जिसे लोग प्रिंट करने वाले हैं। शायद ये एक जर्नल जैसा हो, शायद ये एक वर्कआउट प्लान हो, शायद ये एक कस्टम वर्कआउट प्लान हो। तो ये सबसे स्केलेबल डिजिटल प्रोडक्ट नहीं बल्कि सर्विस प्रोडक्ट का कॉम्बो है। तो कोई आपको बताता है कि उन्हें क्या चाहिए और आप उसके अनुसार कुछ बनाते हैं, या फिर आपके पास 8 अलग अलग विकल्प होते हैं और आप उनमें से सही विकल्प सुझाते हैं। तो उनके पास एक वर्कआउट शीट होती है जिसे वे प्रिंट कर सकते हैं। वे जिम जाते हैं, वे, आप जानते हैं, जो भी करना है करते हैं। शायद ये एक ग्रोसरी चेकलिस्ट जैसी हो। ऐसी कोई भी चीज जो प्रिंटेबल हो। आमतौर पर इस तरह की चीजें बेचना थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा टैम है, यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मूल रूप से कितने लोग इसे खरीदने में रुचि रखते हैं, तो ये कुछ ऐसा है जो बहुत जल्दी बहुत लाभदायक हो सकता है। तो अब हमारे पास 3 अलग अलग सूचियां हैं। आपके पास वह है जिसमें आप अच्छे हैं, जो आपको पसंद है, और वे प्रोडक्ट स्टाइल्स जो मैंने आपको अभी दिए, वे 8 अलग अलग प्रोडक्ट स्टाइल्स। जब आप किसी प्रोडक्ट का आइडिया सोच रहे हैं तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से करें। कोई लैपटॉप या कुछ भी नहीं, बस सूची को देखें और सोचें, मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं
और मैं सलाह देता हूं कि आप उन सभी के बीच एक रेखा खींचें, बस अलग अलग संयोजन बनाएं। तो हो सकता है कि आप मधुमक्खी पालन में अच्छे हों, शायद आपको शहद की मक्खियां पसंद हैं और आप कहते हैं ठीक है चलिए अलग अलग प्रोडक्ट स्टाइल्स देखते हैं। क्या आप उस पर एक ई बुक बना सकते हैं? हाँ, आप उस पर पूरी तरह से एक ई बुक बना सकते हैं। क्या आप उस पर कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं? खैर, शायद जब लोग अपने छत्तों का निरीक्षण करते हैं तो उनके लिए एक छोटी सी ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐप होना अच्छा रहेगा जो उसे ट्रांसक्राइब कर दे और फिर वे अपने सारे नोट्स अपने फोन पर रख सकें, क्योंकि उनके हाथ व्यस्त रहते हैं। जैसे वे नहीं चाहेंगे कि वे एक बड़ा चमड़े का दस्ताना पहनकर पेन निकालें और लिखें। तो अगर आपके पास इसकी क्षमता है तो ये एक संभावना हो सकती है। शायद कुछ और सरल हो सकता है। शायद आप एक प्रिंटेबल बना सकते हैं, जैसे कि जब आप अपने मधुमक्खी के छत्ते को देख रहे हो तो एक चेकलिस्ट बना लें। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सच कहें तो जब आप मधुमक्खी के छत्ते को देख रहे होते हैं तो बहुत कुछ चल रहा होता है। शायद आप एक ऐसी चेकलिस्ट रखना चाहेंगे जिसमें लिखा हो, क्या आपने स्वार्म सेल्स देखने की याद रखी, क्या आपने माइट्स देखने की याद रखी, और ये सारी अलग अलग चीजें। मेरा मतलब है वहां एक प्रिंटेबल होना वाकई अच्छा हो सकता है। और फिर सूची में नीचे जाएं। आप और किस चीज में अच्छे हैं? क्या आप गिटार में अच्छे हैं? तो क्या आप गिटार सिखाने एक वीडियो सीरीज बना सकते हैं? और यहाँ विचार ये है कि आप ऐसी चीजें न बनाएं जो बहुत ही आसान हो। तो एआई आर्ट वॉलपेपर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें बनाना बहुत आसान है और उनमें से बहुत सारे हैं, ये एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बनने वाला है। आपको अपनी क्षमताओं और विशेषज्ञता का उपयोग सुरक्षा के रूप में करना है। जैसे दूसरों के पास आपके जैसी अनुभव नहीं है। आप किसी ऐसी चीज में अच्छे हैं जिसमें और लोग भी अच्छे होना चाहते हैं, और यही एक बेहतरीन चीज है जिसके इर्द गिर्द आप कोई उत्पाद बना सकते हैं। तो अब इस अगले चरण में चलिए देखते हैं कि वास्तव में कौन कौन से उत्पाद मौजूद हैं, कौन कौन सी जरूरतें हैं और हमारे विचार कितने सही हैं। शुरुआत एटसी है। यहाँ ये एक बहुत अच्छा संसाधन है। अगर आप बस टाइप करें, मान लीजिए इस वीडियो के लिए मैं बी कीपिंग से जुड़ा उत्पाद ढूंढने का उदाहरण लेने जा रहा हूं, तो चलिए बस बी कीपिंग लिख देते हैं। और मुझे पता है आप शायद सोच रहे होंगे, ओह माइक, ये तो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपको एक सेकंड में दिखाता हूं। अगर हम ऑल फिल्टर्स में जाएं तो हम यहां डिजिटल डाउनलोड्स तक नीचे जा सकते हैं और यहां हम परिणाम देख सकते हैं। तो बी कीपिंग के लिए, जैसा कि मुझे थोड़ा अंदाजा था, यहां कुछ रिकॉर्ड कीपिंग से जुड़ी चीजें होंगी। तो यहां पर रिकॉर्ड कीपिंग से जुड़ी कई चीजें हैं जिन्हें आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास कुछ हनी बी स्टडीज के लिए भी हैं, तो ये मूल रूप से एक ई बुक जैसी लगती है। हमारे पास प्लान्स भी हैं। वास्तव में ये एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया है। अगर आप चीजें बनाना जानते हैं तो कुछ बनाने के प्लान्स ऑनलाइन बेचने के लिए एकदम परफेक्ट डिजिटल चीज है। और अगर आप कुछ फिजिकल चीज बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो शायद आप सिर्फ उसका डिजाइन ही बेच दें और फिर आपको शिपिंग का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा और बाकी लोग उसे खुद ही बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत अच्छा और स्मार्ट आइडिया है। हमारे पास एक कस्टम, ये देखने में तो सच कहें तो एआई जनरेटेड लगता है, लेकिन एक कस्टम जैसे कि बीकीपर की फोटो है। तो अगर आप और ज्यादा व्यावहारिक होना चाहते हैं तो ये भी एक विकल्प है। ठीक है, तो यही ज्यादातर चीजें हैं जो मैं देख रहा हूं। कुछ छोटी आर्ट चीजें हैं, क्लिप आर्ट वगैरह, मैं उनके लिए परेशान नहीं होता। वे देखने में एआई जनरेटेड लगती हैं, जिसका मतलब है कि वे बहुतायत में होंगी, बहुत सारे लोग उन्हें खरीदेंगे या बनाएंगे, मुझे लगता है। ठीक है, तो प्लान्स और जैसे कि बीकीपिंग जर्नल ट्रैकर, ये दो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि काफी अच्छा कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ये चीजें खरीद रहे हैं, लेकिन क्योंकि पहले से ही इतने सारे लोग ये कर रहे हैं, हमें इसमें थोड़ा अलग होना पड़ेगा। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं और कुछ रिसर्च करते हैं। मैं दो और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना चाहता हूं। एक होगा रेडिट। तो अगर हम बस रेडिट बी कीपिंग डिजिटल डाउनलोड सर्च करें, देखें कि यहां क्या क्या आ रहा है। पहला वाला मैंने इसे पहले ही क्लिक किया था। मुझे लगा कि यह वाकई एक अच्छा आइडिया है। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था, मुझे असल में नहीं पता था कि कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है या नहीं, लेकिन जब मैंने इसे सर्च किया तो यही पहला रिजल्ट आया। तो अगर हम इस पे क्लिक करें, लोग अपने छत्तों पर नजर रखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई खास अच्छे जवाब नहीं है। जैसे कुछ लोग स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं, और इसका असली फायदा यह है कि आप इसके बारे में चर्चा देख सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है मैं निश्चित रूप से मधुमक्खी पालकों के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, तो आप कह सकते हैं शायद लोग अपने साथ लैपटॉप नहीं ले जाना चाहते, तो आप असल में ऐसा नहीं कर सकते। शायद आप देख सकते हैं कि यह थोड़ा ज्यादा नोट्स वगैरह जैसी चीजें हैं। तो शायद अब सच में एआई जिस स्तर पर पहुंच गया है, ये कोई ऐप या ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का अच्छा समय हो सकता है जिसे आप बस अपनी जेब में फोन रखकर इस्तेमाल कर सकें। और फिर जब आप अपना मधुमक्खी पालन कर रहे हो तो बस उससे बात कर लें। ये उसे ट्रांसक्राइब कर देगा और शायद उसे अच्छे नोट्स में व्यवस्थित कर देगा जिन्हें उस ऐप में सेव किया जा सकता है। और वह एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है जिसे मेरा मतलब है मैं खुद इस्तेमाल करूंगा। मैं मधुमक्खी पालन में काफी नया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह काफी उपयोगी चीज हो सकती है। गूगल शीट्स भी एक और चीज है जिसका लोग वास्तव में बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शायद हम यहाँ चौथे विकल्प के रूप में यह करना चाहें कि इन ट्रैकर्स को कागज पर बनाने के बजाय हम गूगल शीट्स या उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक टेम्पलेट बना लें।
आप दोनों के लिए एक ही टेम्पलेट बना सकते हैं और लोगों के लिए ट्रैक करना आसान बना सकते हैं, उसे अच्छा दिखा सकते हैं और उन्हें उस पर बहुत सारे विकल्प दे सकते हैं। ये निश्चित रूप से प्रिंटेबल भी हो सकता है, लेकिन उस डिजिटल फाइल का होना भी एक अच्छा विचार हो सकता है। अब संसाधन, दरअसल चलिए वापस चलते हैं। यहाँ कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं देखना चाहता हूँ। अच्छी ऑनलाइन किताबें हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, उस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कितनी है। हम देख सकते हैं बहुत सारी मुफ्त मधुमक्खी पालन की किताबें हैं, मधुमक्खी पालन के लिए ऐप्स भी हैं। तो मैं सलाह देता हूं कि जो भी उपलब्ध है उसे अच्छे से पढ़ें। देखें कि लोगों को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। और यहां विचार यह है कि आपको वास्तव में ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी अपनानी है। आप चाहते हैं कि आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच हो, तो आप ऐसा उत्पाद बनाना चाहते हैं जिसकी लोगों को सच में बहुत ज्यादा जरूरत हो। उन्हें इसकी सच में जरूरत है, लेकिन बाजार में अभी तक उसकी सही तरह से पूर्ति नहीं हुई है। तो कभी कभी ये कोई ऐसा विचार होता है जो एक विशेष क्षेत्र से आता है और दूसरे में लागू होता है। शायद सब्जी बागवानी में जो चीज बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है वह अभी तक मधुमक्खी पालन में नहीं आई है, और आप उस विचार को वहां ला सकते हैं और कुछ ऐसा बना सकते हैं जो शायद पहले कभी नहीं किया गया हो या बहुत अच्छी तरह से नहीं किया गया हो। तो ये हैं कुछ विचार। मैं ये सलाह नहीं देता कि जो पहले से मौजूद है उसकी नकल करें। तो यह देखना अच्छा है कि एटसी पर क्या क्या है, लेकिन अगर आप बस ऐसा ही एक और रिकॉर्ड कीपिंग बुक असल में एक टेम्पलेट जैसा ही बना देते हैं और वह भी लगभग वैसा ही दिखता है, तो आप उसे बेच नहीं पाएंगे। क्योंकि लोग इसे देखकर कहेंगे कि अच्छा, ये व्यक्ति इसे बेच रहा है, इसके पास 5 सितारे हैं, सकारात्मक समीक्षाएं हैं और आपके पास बिल्कुल भी बिक्री नहीं है, कोई समीक्षाएं नहीं है, तो वे आप पर भरोसा नहीं करेंगे। वे वही खरीदेंगे जो पहले से ही अच्छा चल रहा है और जिस पर बहुत सारा उपभोक्ता फीडबैक है। तो मैं सलाह देता हूं कि जितना हो सके उतना अलग या अनोखा बने। आप सच में उस ब्लू ओशन यानी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी चाहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आपके चारों ओर की सुरक्षा दीवार आपकी जानकारी और वह मेहनत होगी जो आप इसमें सच में लगाते हैं। अब जो अंतिम संसाधन मैं देखना चाहता हूं वह यहाँ एक्स पर होगा। अगर आप बस मधुमक्खी पालन या इससे मिलती जुलती कोई भी चीज़ यहाँ टाइप करते हैं तो आप कुछ अच्छे संसाधन ढूंढना शुरू कर सकते हैं, और निश्चित रूप से यहाँ ऐसे लोगों के साथ अच्छी चर्चा भी मिलेगी जो बताते हैं कि उनके पास क्या विचार हैं, वे क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। और आप हमेशा यहाँ कोई सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे अरे, मेरे पास ये आइडिया है, क्या आप लोग कोई ऐप चाहेंगे, और अगर हाँ तो उसमें आप क्या क्या चाहेंगे। और जब आप कुछ ऐसा जटिल बनाने की कोशिश कर रहे हों तो शुरुआत में आपको यहाँ से कुछ प्रतिक्रिया भी मिल सकती है। अब मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ से किसी दूसरे क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, है ना। हमने देखा कि मधुमक्खी पालन में क्या काम आया, लेकिन शायद मैं पौधों को अंकुरित करने में भी अच्छा हूँ। ये कुछ ऐसा है जो मैं वास्तव में पिछले कुछ वर्षों से कर रहा हूँ, और मेरे पास लाइट्स लगे हुए अच्छी सी शेल्व्स हैं। ये अंकुरन के लिए बहुत अच्छा है। और जो भी लोग मेरे यहाँ आए हैं उन्होंने कहा है, अरे ये तो मैं भी ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो के लिए मैं इसी के साथ आगे बढ़ने वाला हूँ। यही वह डिजिटल उत्पाद होगा जिसे हम बेचेंगे। और अगर हम एटसी पर जाकर देखें कि क्या उपलब्ध है, तो वास्तव में वहाँ कोई अच्छे विकल्प नहीं है। जैसे ये थोड़ा बहुत मेरे काम जैसा है, लेकिन इसमें लाइट्स नहीं है, इसका डिज़ाइन भी अलग है, और इनके पास 2400 रिव्यू हैं 4.8 स्टार के साथ, और वे इसे $8 में बेच रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप बड़ी मात्रा में बेच रहे हैं तो ये काफ़ी समझदारी भरा है। तो मैं इसी वाले के साथ जाऊँगा इस वीडियो के लिए, जैसा कि मैंने कहा, एक प्लान कुछ इसी तरह का। और अब हम अगले स्टेप पर बढ़ सकते हैं कि आप असल में अपना उत्पाद कैसे बेचने वाले हैं। तो वास्तव में 2 मुख्य रास्ते हैं जिन पर आप जा सकते हैं। एक, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, वह है एटसी पर। और एटसी पर होने का फायदा यह है, हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं जिनका मैं अभी जिक्र करूंगा, लेकिन इसका फायदा यह है कि आपके पास पहले से ही संभावित ग्राहकों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो एटसी पर खोज रहे हैं, और आपके पास वह एल्गोरिदम है जो उन्हें आपकी ओर निर्देशित करता है। जब तक आपके पास बेहतर उत्पाद है, आपके पास सही एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, मतलब सही टैग्स, सही कीवर्ड्स, और आपके पास अच्छी इमेजेस हैं, और कुल मिलाकर आपकी सेटअप अच्छी है, तो आप अपने उत्पाद का ऑर्गेनिकली मार्केटिंग कर सकते हैं बिना अतिरिक्त पैसे खर्च किए। इसका नुकसान उन फीस में है। एटसी वास्तव में असामान्य नहीं है। ये फीस अमेज़न, ईबे और अन्य की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इसे अपनी खुद की वेबसाइट पर बेचते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो दूसरा विकल्प है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट पर बेचें। मैं आमतौर पर दोनों करने की सलाह देता हूं, यानी एटसी पर भी रखें और अपनी खुद की वेबसाइट पर भी रखें। अपनी खुद की वेबसाइट का फ़ायदा यह है कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से बेच रहे हैं, अगर आप किसी क्राफ्ट फेयर या कुछ ऐसे इवेंट में बेच रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर आप ऑनलाइन टिकटॉक पर विज्ञापन चला सकते हैं। आप इसे टिकटॉक शॉप में सेटअप कर सकते हैं। आप इसे इंस्टाग्राम, मेटा और इन जैसी सभी अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी सेटअप कर सकते हैं। आप अपने ऑनलाइन स्टोर से बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और इसमें एटसी की तुलना में काफ़ी कम फीस लगती है। तो इस वीडियो का अगला चैप्टर होगा अपना स्टोर सेटअप करना और अपना प्रोडक्ट बेचना। अब
मैं ये दो अलग अलग तरीकों से करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने कहा था, एक एटसी पर और एक अपनी खुद की वेबसाइट पर। तो मैं दोनों का एक संक्षिप्त क्रैश कोर्स देने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास इनके लिए पूरी ट्यूटोरियल्स भी हैं। तो इस वीडियो के अंत में अगर आप अपने स्टोर में और भी डिटेल्स जोड़ना चाहते हैं और सच में चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जानते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक करें, मैं वहाँ नीचे उनके लिंक दे दूंगा। लेकिन मैं अपनी वेबसाइट बनाने से शुरुआत करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, पर मेरी राय में बहुत मूल्यवान है। ये ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सारी विविधता देती है, जिससे आप अन्य प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास टिकटॉक, उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम और वे सभी अन्य प्लेटफॉर्म्स जिनका मैंने जिक्र किया, उन पर बेचने के बहुत सारे मौके होते हैं। और साथ ही ये किफ़ायती और बेहद कस्टमाइजेबल है और ये कई प्रोडक्ट्स के लिए अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारे पास होस्टिंगर का एफिलिएट लिंक है। ये उन तरीकों में से एक है जिनसे आप वर्डप्रेस होस्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे एफिलिएट लिंक से जाते हैं तो आपको वाकई में एक अच्छा ऑफर मिलता है। मैं आपको 1 सेकंड में 10% की छूट दूंगा और आपको अतिरिक्त 3 महीने मुफ्त मिलेंगे। आपको हमारे लिंक से जाने की जरूरत नहीं, पर अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके पैसे बचेंगे और चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। आपके लिए इसमें कोई अतिरिक्त लागत नहीं। तो ऊपर की तरफ आपको सर्विसेज दिखना चाहिए। इसके बाद हम नीचे जाकर मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पर जा सकते हैं और उस पर क्लिक कर सकते हैं। ये $2.99 प्रति माह है, जिसमें 3 महीने मुफ्त मिलते हैं और एक बेहतर डील है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। क्लेम डील पर क्लिक करते हैं। इन सभी में से आप वास्तव में सिर्फ बेसिक वाले के साथ जा सकते हैं। चूज प्लान चुनें और हम इसे 48 महीनों के लिए कर सकते हैं, जो आप देखेंगे कि अगर आप पूरे 4 साल करते हैं तो यह $2.99 प्रति माह पड़ेगा। मैं कम से कम 12 महीनों के लिए करने की सलाह देता हूं, क्योंकि इसे देखिए, अगर आप सिर्फ 1 महीने के लिए करते हैं तो यह $12 प्रति माह है। साथ में $5 का सेटअप शुल्क भी है और आपको पहले साल के लिए फ्री डोमेन भी नहीं मिलता। तो जब आप 12 महीने लेते हैं बनाम 1 महीना, तो आप लगभग उतना ही पैसा खर्च करते हैं। मैं इसकी सलाह देता हूं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इन सभी के लिए नवीनीकरण दर अलग अलग है। तो अगर आप 28 महीने का प्लान लेते हैं तो ये $8 प्रति माह रिन्यू होता है। अगर आप 12 महीने का प्लान लेते हैं तो ये $11,000 प्रति माह रिन्यू होता है। तो मैं 28 महीने का विकल्प चुनने जा रहा हूं। दाईं ओर हैव अ कूपन कोड सेंट्रल 10 टाइप करें और अप्लाई पर क्लिक करें। ये आपको अतिरिक्त 10% की छूट देगा, जो 48 महीने एक साथ लेने का एक और फायदा है। ये 10% छूट सभी 48 महीनों पर लागू होती है। और आप देख सकते हैं कि अपनी वेबसाइट को 4 साल तक होस्ट करने के लिए आपको $129.70 खर्च करने होंगे। जैसा कि मैंने कहा, ये वेबसाइट होस्ट करने का एक काफ़ी किफ़ायती तरीका है बाकी कई प्लेटफॉर्म्स की तुलना में। तो चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब हम अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल सकते हैं और रजिस्टर पर क्लिक कर सकते हैं। कभी कभी होस्टिंगर इस ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया का लुक बदल देता है। बस लगभग हर चीज़ पर क्लिक करते जाएं। जहां भी आपको स्किप का विकल्प दिखे, आप उसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम 1 सेकंड में डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे और सब कुछ खुद से कस्टमाइज करेंगे। लेकिन आपको एक ऐसा पेज दिखना चाहिए जिसमें लिखा हो कि आपको एक वर्डप्रेस एडमिन और पासवर्ड चाहिए। ये आपके होस्टिंगर लॉगिन और पासवर्ड से अलग है। यही वो जानकारी है जिसका इस्तेमाल आप भविष्य में अपनी वेबसाइट में साइन इन करने के लिए करेंगे। अगर आप चाहें तो वही ईमेल और पासवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आमतौर पर अलग पासवर्ड इस्तेमाल करता हूं। तो चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब ये हमें कुछ विकल्प देते हैं, जैसे कि एआई द्वारा बनाई गई वेबसाइट या पहले से बनी थीम वाली वेबसाइट। आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। मैं हालांकि एक खाली साइट बनाऊंगा और बाद में हम अपनी खुद की थीम, अपना खुद का टेम्पलेट इंस्टॉल करेंगे, जो मुझे लगता है कि हमारे मकसद के लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब हम यहीं से एक डोमेन ले सकते हैं। अब आप खुद को बहुत सीमित नहीं करना चाहेंगे और सिर्फ अपने प्रोडक्ट के नाम पर ही साइट ना रखें। तो कोशिश करें कि कोई सामान्य ब्रांड नाम सोचें जो समझ में आए, लेकिन शायद वह बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा निच ना हो आपके काम के लिए। तो शायद जैसे homesteadtools.com। लगता है कि यह उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक बार जब आप कोई डोमेन ढूंढ लें तो आप उसे ले सकते हैं। और आप नेमचीप जैसी अन्य जगहों पर भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन होस्टिंगर के जरिए डोमेन लेना लगभग उसी कीमत पर है, शायद सालाना सिर्फ $1 ज़्यादा। और मेरी राय में यह काफ़ी मेहनत बचाता है कि आपको अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दोनों अलग अलग अकाउंट्स में डालनी पड़े, और जब भी आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो तो दोनों जगह अपडेट करना पड़े। सब कुछ एक ही जगह रखना सही है। साथ ही आपको अपने डोमेन को कनेक्ट करने की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। सब कुछ बस होस्टिंगर पर ही है। आमतौर पर मैं भी यही करता हूं, मैं भी यही सलाह देता हूं। ठीक है, तो अब हम इस पेज पर आ जाएंगे जो कुछ ऐसा दिखता है। कभी कभी ये थोड़ा अलग भी दिख सकता है, लेकिन मूल रूप से ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। इस पर एक त्वरित क्रैश कोर्स। बाईं ओर हमारे पास सभी अलग अलग मेनू हैं जिनमें हम जा सकते हैं। अगर हम एक नया ब्लॉग पोस्ट या वेब पेज बनाना चाहते हैं तो हम यह सब यहीं कर सकते हैं, और मैं इसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। सबसे पहले हमें नीचे अपीयरेंस पर जाना है और थीम्स पर क्लिक करना है। अब हम एक थीम चुनने वाले हैं। मैं आमतौर पर एस्ट्रा ही चुनता हूं। तो चलिए ऐड थीम पर क्लिक करते हैं।
हम एस्ट्रा खोज सकते हैं, एस्ट्रा टाइप करें और एंटर दबाएं, वो रहा। ये इस्तेमाल करने के लिए फ्री है, तो मैं इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा और फिर हम इस थीम को एक्टिवेट कर सकते हैं और हमारे पास एस्ट्रा इंस्टॉल हो जाएगा। तो एक्टिवेट करें, हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ कुछ पॉपअप होता दिखना चाहिए जिसमें लिखा होगा आइए एक स्टार्टर टेम्पलेट के साथ शुरू करें। अगर आपको यह नहीं दिखता है तो आप नीचे प्लगइन्स में जाकर स्टार्टर टेम्पलेट्स इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन यह यहाँ पॉप अप होना चाहिए। मैं कहूँगा कि आप स्टार्टर टेम्पलेट्स लें और यह हमें एक तैयार प्री बिल्ट वेबसाइट देने का एक तरीका है जो हमारे प्रोडक्ट के साथ तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार है, और हमें इतना करना है कि टेक्स्ट और फोटो बदलकर उसे हमारे प्रोडक्ट के अनुसार बना देना है। यह हमारे लिए सभी प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर देता है, जैसे वूकॉमर्स और एलिमेंटोर और इस तरह की चीज़ें। अब हम ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉप पर क्लिक कर सकते हैं, ई लर्निंग, अगर आप ऑनलाइन कोर्स या कुछ ऐसा बेचना चाहते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉप ठीक है, हम जो भी हो, आप जो भी चुनें, आप वूकॉमर्स के साथ बहुत आसानी से डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करना है। ये एक फिजिकल प्रोडक्ट की तरह ही काम करता है, बस जाहिर है कि इसमें शिपिंग नहीं होती। तो इनको देखकर इनमें से कुछ प्रीमियम हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं, ये तो तय है। ये बस एक बेसिक वाला है, ये भी एक बेसिक वाला है। चलिए फिलहाल हम इसी वाले के साथ चलते हैं। तो हम अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं, हम अपनी पसंद का कलर पैलेट चुन सकते हैं। शायद ग्रोथ के लिए हम ज़्यादातर हरे रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी पसंद के फॉन्ट्स चुन सकते हैं और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम चुन सकते हैं कि हमें इसमें कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए। शायद आप अपॉइंटमेंट्स और बुकिंग्स रखना चाहें, इसका ज़्यादा मतलब नहीं बनता। आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म, पेज बिल्डर, ई कॉमर्स जैसी सुविधाएं हैं। चलो इन सबको चुन लेते हैं। मुझे लगता है कि यह ठीक लग रहा है। हम नाम डाल सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं और मेरा वेबसाइट बनाओ पर क्लिक कर सकते हैं। फिर बस पीछे बैठकर कुछ मिनट इंतजार करें। अब हम अपनी वेबसाइट देख सकते हैं और आप देखेंगे कि यह हमारे लिए बन चुकी है। हमें बस टेक्स्ट और इमेजेस बदलनी है। मेरे पास एक वीडियो है जिसमें बताया गया है कि वेबसाइट को कैसे रीडिज़ाइन करें, लेकिन अपना प्रोडक्ट कैसे जोड़ें। अगर हम यहाँ ऊपर बाएं कोने में वर्डप्रेस लोगो क्लिक करें तो ये हमें डैशबोर्ड पर वापस ले आएगा। अब हमारे पास बहुत कुछ है। आपने देखा होगा कि बाईं ओर कई नई चीज़ें जुड़ गई हैं, जिनमें से एक वूकॉमर्स है और उसके नीचे प्रोडक्ट्स है, जिसे वूकॉमर्स द्वारा मैनेज किया जाता है। तो हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ एक डिजिटल प्रोडक्ट जोड़ना सिखाना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स भी जोड़े हैं, बस वेबसाइट बनाने के लिए डमी के तौर पर। आइए ऐड अ न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। हम बाद में उन प्रोडक्ट्स को हटा देंगे। तो एक नया प्रोडक्ट जोड़ें और फिर हम इसे प्लांट जर्मिनेशन शेल्फ प्लान कह सकते हैं, और मैं यहाँ प्रोडक्ट का विवरण लिखूंगा और कहूँगा जनरेट विद AI। आप जानते हैं, एक छोटा सा विवरण और बाकी सब कुछ, यही हम कर सकते हैं। हमें ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ अपना खुद का प्रोडक्ट विवरण डाल सकते हैं, लेकिन नीचे हमें एक सिंपल प्रोडक्ट चुनना है क्योंकि इसमें कोई वेरिएंस नहीं है, बस एक बेसिक चीज़ है जिसे डाउनलोड करना है। हम यहाँ प्राइस डाल सकते हैं। तो शायद ये है, ओह लगता है कि AI ने अभी बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी हैं, ये हो गया। लेकिन प्राइस के लिए हम कह सकते हैं कि ये शायद 8.99 होगी, लेकिन आप इसकी तुलना कर सकते हैं। या शायद ये 12.99 है, लेकिन ये 8.99 में सेल पर है, 8.99। और हम डाउनलोडेबल और वर्चुअल प्रोडक्ट्स को चुनना चाहेंगे कि ये कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसे वास्तव में शिप किया जा रहा हो। डाउनलोड करने योग्य फाइल यहाँ है, हम फाइल्स जोड़ सकते हैं, फाइल का नाम चुन सकते हैं और ये होने वाली है PDF प्लान्स। हम फाइल चुन सकते हैं। मैं बस यहाँ एक फाइल ड्रैग और ड्रॉप करने जा रहा हूँ। फाइल डालें तो हमारे पास इसके लिए एक URL है, और आप एक से अधिक फाइलें भी रख सकते हैं। शायद आप यहाँ सिर्फ CAD फाइल रखना चाहें, या शायद आप और भी इमेजेस या कुछ और रखना चाहें, या फिर एक छोटा वीडियो जिसमें आप खुद उसे असेंबल करते हुए दिखा रहे हों। आप ये सारी फाइलें यहीं रख सकते हैं। डाउनलोड लिमिट आप तय कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति इसे एक बार डाउनलोड कर सकता है या अनलिमिटेड बार। मैं वापस जा रहा हूँ। चलिए जानते हैं क्या, मान लेते हैं कि प्रति व्यक्ति 4 बार ठीक रहेगा, और अगर आप चाहें तो इसकी एक्सपायरी भी सेट कर सकते हैं। अब हम इसके लिए स्लग चुन सकते हैं, PDF प्लान। हम एक विवरण जोड़ सकते हैं और दाईं ओर प्रोडक्ट गैलरी में कुछ इमेजेस भी जोड़ सकते हैं। तो ये वाकई महत्वपूर्ण है, आपको अच्छी इमेजेस जोड़नी चाहिए। अब मैं बस पब्लिश पर क्लिक करने जा रहा हूं और हमारा पहला प्रोडक्ट तैयार है। जैसा कि मैंने कहा, जब आप होस्टिंगर और वर्डप्रेस की बात करते हैं तो बात करने के लिए बहुत कुछ है। मेरे पास एक पूरा ट्यूटोरियल है जिसमें बताया गया है कि अपनी वेबसाइट कैसे बनाएं, उसे कैसे डिज़ाइन करें, वूकॉमर्स पर कुछ भी कैसे बनाएं। तो मैं सलाह दूंगा कि अगले स्टेप्स के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन मैं वास्तव में इस वीडियो से थोड़ा हटकर आपको यह दिखाना चाहता था कि डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाएं, क्योंकि अपने पूरे ट्यूटोरियल में मैं ज़्यादातर फिजिकल प्रोडक्ट्स पर फोकस करता हूं, लेकिन असली बात यह है कि आपको वर्चुअल और डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स पर जाना चाहिए। उन बॉक्सेस को सिलेक्ट करें और यहाँ फाइल्स अपलोड करें। फिर आप इसे एक सामान्य प्रोडक्ट की तरह बेच पाएंगे, लेकिन यह एक डाउनलोडेबल प्रोडक्ट होगा जिसमें जब ग्राहक चेकआउट करेगा तो वह बस डाउनलोड पर क्लिक करेगा और उसे प्रोडक्ट तुरंत मिल जाएगा।
तो आप इसे इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब वापस आते हैं वापस एटसी पर। अगर आप etsy.com सेल पर जाएं तो हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर सकते हैं और अपना खुद का अकाउंट बना सकते हैं या गूगल के साथ जारी रख सकते हैं। और ये आपको बहुत ही आसान प्रक्रिया के माध्यम से आपकी दुकान सेटअप करने का तरीका बताएगा। तो हम कह सकते हैं चलो शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल नया हूं। हम इन सभी सवालों को भी स्किप कर सकते हैं। हम ऑनलाइन बिक्री करना चाहते हैं या इस प्रश्न को छोड़ना चाहते हैं। हम वास्तव में उन सभी को छोड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारी दुकान शुरू करें। और यहां से हम आपको हर चीज की जानकारी दे सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम बचाएंगे और जारी रखेंगे। दुकान का नाम होमस्टेड हो सकता है। सहेजें और जारी रखें। हम अपनी डिजिटल फाइलों की श्रेणियां चुन सकते हैं। भौतिक नहीं, चीजें जो हमने पहले से बना ली हैं, और कह सकते हैं सहेजें और जारी रखें। अब हम फाइलें जोड़ सकते हैं। आप यहां पर डिजिटल फाइलें अपलोड कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं क्लिक करके उसे खींचकर यहां ले आऊंगा। तो मैं यहां एक काफी लंबा शीर्षक जोड़ने जा रहा हूं जो कई कीवर्ड्स को टारगेट करता है और कुछ और जटिल भी। तो वे चीजें जो मुझे लगता है कि लोग खोजेंगे। और वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि लोग क्या खोजते हैं, मेरे पास बिल्कुल वही नहीं है जो वे एटसी पर खोजते हैं। लेकिन अगर हम गूगल पर ट्रेंड्स में जाएं, trends.google.com पर आप कुछ अलग अलग चीजें टाइप कर सकते हैं। जैसे प्लांट जर्मिनेशन स्टैंड, और उसकी तुलना प्लांट जर्मिनेशन शेल्फ से करें। तो प्लांट जर्मिनेशन बनाम प्लांट जर्मिनेटिंग जैसे शेल्फ बनाम कुछ और। आप यहां थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं लोग वास्तव में क्या खोजते हैं, अपने लिए सबसे अच्छे शीर्षक बना सकें। आपको शायद सभी 140 अक्षर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन आप चाहेंगे काफ़ी सारे अक्षर इस्तेमाल करें। यह शीर्षक कीवर्ड्स से भरपूर हो, सर्च में रैंक होने की संभावना बहुत अधिक हो। अब हम अधिकतम 10 फोटो और एक वीडियो जोड़ सकते हैं। मैं आपको जोरदार सलाह दूंगा कि आप 10 फोटो और एक वीडियो जरूर जोड़ें, या कम से कम जितना संभव हो उतना जोड़ें, क्योंकि जितना ज्यादा ग्राहक इस उत्पाद की तस्वीरें देख सकते हैं और उसे सही से समझ सकते हैं, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि वे इसे खरीदेंगे। अगर आपके पास सिर्फ एक तरह की कम गुणवत्ता वाली तस्वीर है या बिल्कुल भी तस्वीर नहीं है, तो आप वाकई में अच्छी तरह से बिक्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ बहुत सारी तस्वीरें हैं, मेरे पास एक शीर्षक है, मेरे पास अपनी थंबनेल है। हम थंबनेल को समायोजित कर सकते हैं। इसे थोड़ा आप जानते हैं जूम इन या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। फिर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे पास नीचे फाइल हो। हम और भी फाइलें जोड़ सकते हैं। हम विवरण जोड़ सकते हैं। हम निजीकरण जोड़ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं करने वाला। यहाँ इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये तब ज्यादा मायने रखता है जब वे अपनी खुद की कोई तस्वीर अपलोड करने वाले हों या कोई नाम जिसे आप उकेरने वाले हों। डिजिटल उत्पादों के लिए ये लागू नहीं होता। कीमत और स्टॉक, तो फिर से हम कह सकते हैं कि शायद इसकी कीमत $8.99 होगी और यह हमें वहीं पर फीस के आधार पर मुनाफा दिखा देता है। हम अपनी लागत भी जोड़ सकते हैं, तो अगर हमें कुछ खर्च करना पड़ता है जो कि डिजिटल के लिए नहीं है, तो हम उसे यहाँ जोड़ सकते हैं। लेकिन वे हमें अनुमानित शुल्क दिखाते हैं जो कि काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं कि 7.69 हमारी एटसी पर बिक्री से होने वाली कमाई होगी। मात्रा तो 9.99 तक रख सकते हैं, जो ठीक है। हम इसे कभी भी अपडेट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे पास और है, लेकिन आप जानते हैं ये एक डिजिटल उत्पाद है, तो यहाँ कोई सीमा नहीं है। क्राफ्ट टाइप, ये शायद वुडवर्किंग हो सकता है, मेरा अनुमान है। हमें किसी अवसर या त्योहार की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ अपने टैग जोड़ सकते हैं और फिर सेव और कंटिन्यू कर सकते हैं। लीजिए, अब हमारा पहला आइटम यहाँ है। हम और लिस्टिंग्स जोड़ सकते हैं। मैं दृढ़ता से सलाह दूंगा कि आप और लिस्टिंग्स जोड़ें। आप शायद चाहेंगे कि आपकी स्टोर पर कम से कम आधा दर्जन लिस्टिंग्स हों। ये बात वर्डप्रेस एंड एटसी दोनों पर लागू होती है, खासकर वर्डप्रेस पर। तो अगर आप यह प्लान बेच रहे हैं, तो शायद आप एक संशोधित वर्जन बेचना चाहेंगे जो थोड़ा छोटा हो, या फिर एक लंबा चौड़ा डबल वाला, या शायद बिना वायरिंग वाला वर्जन। आप कुछ वेरिएंट्स बनाना चाहेंगे ताकि लोग देख सकें कि अरे ये व्यक्ति असली है। ये यहाँ कई तरह के वेरिएशन बेच रहे हैं और ये कोई ऐसे नहीं है जिन्होंने कहीं से डिजाइन चुराकर एक बार के लिए बेच दिया हो। मुझे लगता है कि ये बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए और लिस्टिंग्स जोड़ें। समय की बचत के लिए मैं बस इतना कहूंगा कि इसे इस वीडियो के बाद करें, लेकिन जैसा मैंने कहा, इसे खुद से सेटअप करना बेहतर रहेगा। अब हम अपना पेमेंट इंफॉर्मेशन चुन सकते हैं। तो हम क्या हैं? क्या हम अभी तक कोई बिजनेस हैं? अगर आप नहीं हैं तो आप भविष्य में एक सेट कर सकते हैं। हमारे पास इसके लिए ट्यूटोरियल्स भी हैं कि ये कैसे करना है। हम अमेरिका में एक व्यक्ति या एकल स्वामित्व के रूप में भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप बस अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर इस्तेमाल करेंगे और फिर हम अपना टैक्स पेयर पता, नाम, फोन नंबर और वह सारी जानकारी दर्ज कर सकते हैं जिसकी उन्हें साल के अंत में हमें $1099 भेजने के लिए जरूरत होगी, ताकि यह बताया जा सके कि हमने इससे कितनी कमाई की। इसके बाद हम अपनी बिलिंग जानकारी साझा करेंगे ताकि हमें अंत में भुगतान मिल सके, यानी अपने बैंक से कनेक्ट करेंगे और अंत में हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए अपनी सुरक्षा सेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप इस स्टोर को सेटअप करेंगे। अगले कदम में बेशक जब आप यहाँ शुरुआत कर रहे हैं तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप एटसी पर रहें। इनमें से कई चीजें अपने आप ही धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगेंगी, लेकिन इसे थोड़ा समय दें। ये पहले ही दिन नहीं होने वाला है, ये पहले हफ्ते में भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी डिस्क्रिप्शन है और आपके पास कई अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको पहले कुछ हफ्तों या पहले कुछ महीनों में बिक्री मिलनी चाहिए।
लेकिन फिर भी अपना समय नए प्रोडक्ट्स बनाने, रिसर्च करने, अपने स्टोर को बेहतर बनाने में लगाते रहें और इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए आपको सबसे ज़्यादा सफलता मिलेगी। जब आप अलग-अलग प्रोडक्ट्स आजमाते हैं, तो कुछ दूसरों की तुलना में बेहतर काम करेंगे और अंततः आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। और जब आपको वह प्रोडक्ट मिल जाए, तभी आप उस पर विज्ञापन चलाना शुरू कर सकते हैं। मैं शुरुआत में हर प्रोडक्ट पर विज्ञापन चलाने की सलाह नहीं देता, क्योंकि यह पता लगाने के लिए कि कौन से प्रोडक्ट्स काम करते हैं और कौन से नहीं, यह एक महंगा प्रयोग है। इसलिए शुरुआत में मुझे यह समझदारी लगती है कि आप इसे यहाँ सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से करें और हो सकता है कि आपको 15-20 प्रोडक्ट्स आजमाने पड़ें, जब तक कि आपको कोई ऐसा ना मिल जाए जो वाकई में अच्छी तरह से कन्वर्ट करने लगे। और उस समय आपको इसे विज्ञापन के रूप में चलाने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम एट्सी पर तो नहीं। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप इसे अपने वूकॉमर्स स्टोर का उपयोग करते हुए टिकटॉक और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन के रूप में चलाएं। हालांकि अगले कदम बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगले कदम होंगे, पहला, हमारा ट्यूटोरियल देखना कि कैसे अपनी एट्सी शॉप सेटअप करें और उसमें और भी विस्तार से जानें। ये काफ़ी हद तक खुद ही समझ में आ जाता है और मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको ज़रूरी चीज़ों का ज़्यादातर पता है। लेकिन वू कॉमर्स के लिए मैं सलाह दूंगा कि आप यहीं ये वीडियो देखें। मैं इसे उस वीडियो में शामिल नहीं करना चाहता था जिसे आप अभी देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह वाकई में एक अलग वीडियो होना चाहिए। ये 1 घंटे लंबा है। मुझे लगता है कि यहीं पर वास्तव में अगर आप चाहें तो इसका संक्षिप्त संस्करण 15 मिनट का है। लेकिन उसके बाद संट्रा मीडिया टिकटॉक को सर्च करें। मैं वह भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यह वीडियो 50 मिनट लंबा है और ये आपको बिल्कुल बताएगा कि टिकटॉक पर विज्ञापन कैसे चलाएं। ठीक यही बात फेसबुक विज्ञापनों पर भी लागू होती है। फेसबुक विज्ञापन, और अगर आप उसमें रुचि रखते हैं तो हमारे पास स्नैपचैट विज्ञापन भी हैं, लेकिन फेसबुक विज्ञापन दूसरा विकल्प होगा। यहाँ लगभग 21 मिनट का वीडियो है जिसमें बताया गया है कि इसे कैसे सेटअप करें और विज्ञापन कैसे चलाएं। तो ये हैं अगले कदम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मददगार लगा होगा। अगर ऐसा है तो कृपया नीचे कमेंट करें। मुझे बताएं कि आप किस तरह की दुकान शुरू करना चाहते हैं। मैं वास्तव में उत्साहित हूं कि मैं एक ग्राहक बनूं और देखूं कि आप लोग किस तरह की सफलता हासिल कर रहे हैं। तो एक बार फिर देखने के लिए धन्यवाद। मैं माइक हूं सेंट्रा मीडिया से और मैं आपको इन अगले वीडियो में यहाँ मिलूंगा।